राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। क्या क्या हमें पता लगा था उनके बारे में? उनके कार्य बता दो। पहले तो उन्होंने अपनी सीमा को बढ़ाया, वेरी गुड। फिर उन्होंने चित्रकारों को और मूर्तिकारों को बढ़ावा दिया। उन चित्रकारों की चित्रकारी हमें कहाँ देखने को मिलती है? अजंता एलोरा की गुफाओं में। और ये गुफाएं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र क्या है हमारे देश का? प्रदेश है। अच्छा, और तीसरा काम इन्होंने क्या किया था? कारीगरों को बढ़ावा दिया था। क्या करते थे कारीगर उस समय? ऐसा लोहा ढालते थे जिसमें कभी भी पूरी जिंदगी भर कभी भी उसमें जंग नहीं लगेगा। और ऐसे ही इसका उदाहरण हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? कुतुब मीनार के पास। कुतुब मीनार के सामने लोहे का जो खंबा है उसमें, वो खंबा उन्हीं के जमाने का है और उसमें आज तक जंग नहीं लगा। उसके बाद इन्होंने शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया, शिक्षा को खूब बढ़ावा दिया। चौथा काम इन्होंने क्या किया? शिक्षा को बढ़ावा दिया। यानी कि इन्होंने सबको बताया कि शिक्षा का बहुत महत्व है ना। कुछ मम्मी पापा होते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं, वो लोग समझते हैं कि शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है ना। और कुछ लोग समझते हैं कि शिक्षा का महत्व होना चाहिए, है ना। हमारे देश में कुछ नेता हैं जो नहीं समझते शिक्षा का महत्व। कुछ लोग कहते नहीं, हमारी जनता को पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, है ना। शिक्षित लोग होंगे तो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। उसी प्रकार राजा विक्रमादित्य ने भी शिक्षा को आगे बढ़ाया, शिक्षा को बढ़ावा दिया। इन्होंने 2-3 विश्वविद्यालय बनाए जो आज भी हमारे देश में मौजूद हैं, ठीक है। और इनके समय में खूब अच्छे, खूब बड़े वैज्ञानिक, गणितज्ञ और डॉक्टर इनके राज्य में थे, इनके दरबार में थे, जिनका नाम हम आज भी लेते हैं और जिनके नाम पर हमारे देश में आज भी पुरस्कार लोगों को दिए जाते हैं। इनके समय में एक खगोल वैज्ञानिक थे, आर्यभट्ट। खगोल वैज्ञानिक कौन होते हैं? खगोल वैज्ञानिक कौन होता है? खगोल वैज्ञानिक, वैज्ञानिक कौन होता है बताओ? हाँ, जो विज्ञान के बारे में खोजबीन करते हैं, ठीक है। खगोल क्या चीज होती है? जो अंतरिक्ष के बारे में, अंतरिक्ष जानते हो? पृथ्वी के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में जो जानकारी देते हैं उनको हम खगोल वैज्ञानिक कहते हैं। अब बताओ, किसको, सबको पता है ये जो हमारी पृथ्वी है वो किसके चारों तरफ घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर सूरज के चारों ओर घूमती। किसी ने देखा है? कैसे पता? अरे ग्लोब से क्या, टीवी में दिखाते हैं या फिर किताब में पढ़ा है ना, या फिर आपकी आंटी ने आपको बताया, देखा तो नहीं ना। लेकिन इसकी जानकारी हमको आर्यभट्ट ने दी थी, जो कि विक्रमादित्य के समय में थे। उनको भी उन्होंने, राजा ने इनको बढ़ावा दिया तो इन्होंने और जानकारी हासिल करने की कोशिश करी। तो इन्होंने ये जानकारी हासिल करी, ये खोज करी कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर सूरज के चारों ओर घूम चक्कर लगाती है। ये आर्यभट्ट ने ही बताया था। और ये कितना बड़ा सत्य है जो आज भी हमारे किताबों में हम लोग पढ़ते हैं और आज भी आर्यभट्ट का हम लोग नाम लेते हैं। ये देखो, ये हैं आर्यभट्ट, ये थे खगोल वैज्ञानिक। दिख रहा है?
पीछे पृथ्वी दिख रही है ना। और सुश्रत एक डॉक्टर थे। सुश्रत, इनके समय में सुश्रत एक डॉक्टर थे जिन्होंने दवाइयों के ऊपर बहुत सारी बीमारियों के ऊपर किताबें लिखी और ऑपरेशन, सर्जरी, क्या होता है ऑपरेशन मतलब समझते हो ना, है ना, तो उसके बारे में भी कई सारी किताबें इनके जमाने में लिखी। सुश्रत डॉक्टर जो थे उन्होंने लिखी। उसके अलावा धन्वंतरी थे। ये आयुर्वेद के विद्वान और चिकित्सक। आयुर्वेद मालूम है किसको? सबको मालूम है क्या होता है आयुर्वेद? हाँ, दवाइयाँ, जड़ी बूटियों से बनाई गई दवाइयाँ। आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं। वो भी कोई बनाता ही है ना, जिसको जानकारी होगी वही बनाएगा। पेट दर्द में क्या चीज मिला के आयुर्वेदिक दवा बनेगी, वो कोई बताएंगे तभी तो ना आराम मिलेगा। इसी तरह, और उसके डॉक्टर थे ये धन्वंतरी, आयुर्वेद के विद्वान थे। विद्वान मतलब आयुर्वेद की खूब उनको जानकारी थी। तो इन्होंने भी किताबें लिखी, दवाइयों की खोज करी, और आज भी इनके नाम पर, धन्वंतरी के नाम पर हमारे देश में जो इस दिशा में काम करते हैं उन लोगों को धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। इतनी ज्यादा इन्होंने खोज करी, इतने प्रसिद्ध हो गए ये कि आज इन्हीं के नाम पर हमारे सरकार ने उस पुरस्कार का नाम रख दिया, धन्वंतरी। धन्वंतरी पुरस्कार। आज हमारे देश में कोई भी चिकित्सा की दिशा में जो भी अच्छे काम करता है तो उसको धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद इन्होंने, राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कवि और लेखकों को बढ़ावा भी दिया। कवि और लेखकों को बढ़ावा दिया। कवि कौन होते हैं? जो कविता लिखते हैं। लेखक कौन होते हैं? जो लेख लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, वो कवि होते हैं। कालिदास जी का नाम सुना है? कालिदास इनके समय के थे। इनके दरबार में 9 रत्न थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। रत्न मतलब समझे? 9 रत्न किसको वो बोलते हैं बताओ? रत्न किसको बोलते हैं? चमकता है, हीरा रत्न होता है, ठीक है। नग होते हैं, है ना, उनको मूल्यवान माना जाता है। हाँ, महंगे होते हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं, तुम लोगों को भी कहते हैं, ये लड़की तो मेरा हीरा है। बोलते हैं कि ये लड़का तो मेरा हीरा है। रत्न से मुकाबला कर लिया। इसी तरीके से राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में 9 लोग इतने ज्यादा विद्वान थे कि उन्हें 9 रत्न का नाम दिया गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग ऐसे थे जिनके वजह से उनके राज्य का नाम ऊंचा था, और उनका नाम आज भी हम लोग लेते हैं। उन 9 लोगों का नाम हम आज भी लेते हैं, जो आर्यभट्ट थे और ये कालिदास, ये उनके 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है। सुश्रत भी उनके एक रत्न थे कि उनके 9 लोग इतने ज्यादा अच्छे थे कि उनको वो
रत्न मानते थे। तो जो कालिदास थे उन्होंने, वो उनके समय में थे और उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे थे, जिसमें कि एक नाटक उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी के द्वारा लिखा गया ये नाटक है, जिसकी तस्वीर देखो आपकी पिक उसमें बनी है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाटक कालिदास जी का लिखा हुआ है। ये बुक में छोटी सी पिक्चर बनी हुई है कि एक बच्चा शेर के साथ खेल रहा है। शकुंतला की कहानी सुनी है क्या? क्या कहानी थी शकुंतला की, बताओ। आज भी हमें हर कोई बड़ा हमें शकुंतला की कहानी सुनाता है। किसी को पता है? नाम सुना है, कहानी नहीं पता है। शकुंतला का नाम सबने सुना है? नाम नहीं पता। भरत का नाम सुना है? किसका? शकुंतला का। शकुंतला का बेटा था भरत। छोटी करके बहुत जल्दी से कहानी बताती हूँ। जो इन्होंने कालिदास जी ने लिखी थी वो कहानी ये थी कि शकुंतला जो है एक अप्सरा की बेटी थी। तो वो जो है एक जंगल में ऋषि मुनि के पास रहती थी, उनकी सेवा करती थी और जंगल में उन्हीं के साथ कुटिया में रहती थी। वो ऋषि मुनि ही ने ही उनको पाला पोसा शकुंतला को। तो एक बार उस राज्य के राजा दुष्यंत थे, तो वो उस जंगल में शिकार खेलने के लिए आए। तो जब वो शिकार खेलने के लिए आए तो वो एक हिरन को मारने लगे। जैसे ही वो हिरन को मारने लगे तो शकुंतला ने राजा को मना कर दिया कि आप मेरे हिरन को मत मारिए। तो राजा ने उसकी बात को मान लिया। और शकुंतला उनको इतनी अच्छी लगी, बहुत सुंदर थी शकुंतला, वो उनको बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि मैं इस लड़की से शादी कर लूंगा। उन्होंने वहां पर उससे शकुंतला से विवाह कर लिया। लेकिन जो ऋषि मुनि जिन्होंने शकुंतला को पाला था वो उस समय वहां पर नहीं थे, वो कहीं पर गए हुए थे। तो लेकिन फिर भी विवाह हो गया। तो जब शादी हो गई तो राजा दुष्यंत बोले कि मैं जो हूँ अभी तो शिकार खेलने आया था, लेकिन मैं अब एक बड़ा सा रथ लेकर आऊंगा और तब तुम्हें अपनी रानी बनाकर लेकर जाऊंगा अपने राज्य में, मैं ऐसे तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा। तो शकुंतला ने बोला ठीक है। तो राजा जो है उस समय उसको एक अंगूठी दे दी अपनी निशानी के तौर पर और अपने राज्य में वापस चले गए। अब जो शकुंतला थी वो रोज इंतजार करती रहती थी कि राजा आएंगे और हमको ले जाएंगे, राजा आएंगे हमको ले जाएंगे। बस ख्यालों में ऐसे बस बैठी रहती थी, उनको याद करती रहती थी। तभी वो जो ऋषि मुनि के एक दोस्त थे, उनका नाम था दुर्वासा ऋषि, वो बहुत गुस्से वाले थे। तो वो ऐसे ही वो ऋषि मुनि से मिलने के लिए वहां पर आए। उस समय उनको पता था नहीं कि वो ऋषि मुनि यहाँ पर है नहीं। तो दुर्वासा ऋषि आए तो वो शकुंतला वहां बैठी हुई थी, ख्यालों में खोई हुई थी, राजा दुष्यंत के ऐसे बैठी हुई थी। तो वो दुर्वासा ऋषि आए, उन्होंने कुछ कहा होगा बेटी बेटी या जो करके भी बुलाया हो, उसने सुना ही नहीं। अब तो वो भैया बड़े गुस्सैल, उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा अच्छा मैं आया, तुमने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिनके ख्यालों में तुम खोई हुई हो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, वो तुम्हें भूल जाएगा। पहले जमाने में तो ऋषि मुनि श्राप देते थे तो वो सच हो जाता था, है ना, हो जाता था ना, आजकल नहीं होता है। तो उन्होंने श्राप दे दिया, जिसके ख्यालों में तुम खोई बैठी हो, तुमने मेरा इतना अपमान किया, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, तुमने मेरी बात नहीं सुनी और वो तुम्हें, मैं श्राप देता हूं, वो तुम्हें भूल जाएगा। अब भैया उन्होंने तो श्राप दे दिया और राजा दुष्यंत भूल गए शकुंतला को हमें लेने जाना है। हाँ, फिर शकुंतला जो है वो जो ऋषि मुनि थे उनके आगे बहुत रोने लगी। उसने माफी मांगी शकुंतला ने कि मुझे कृपया करके माफ कर दीजिए और मैं ऐसी बात थी तो मैं आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाई। तो उन्हें जो दुर्वासा ऋषि थे उन्हें शकुंतला के ऊपर दया आ गई।
प्यारी सी तो थी, छोटी सी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन जो तुमको राजा दुष्यंत ने अंगूठी दी है वो तुम्हें भूल तो जाएगा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम जब अपनी अंगूठी राजा को दिखाओगी तो वो तुम्हें पहचान जाएगा। और वो अंगूठी भी, वो पानी पीने जाती है तो वो अंगूठी भी पानी में गिर जाती है, वो मछली के पेट के अंदर चली जाती है। खैर वो तो लंबी कहानी है। फिर इधर जो है वो दुष्यंत जी भूल गए। फिर उसके शकुंतला के बेटा हुआ, शकुंतला के बेटा हुआ, उसका नाम शकुंतला ने भरत रखा। क्या नाम रखा? भरत। और वो बहुत, भरत की क्या खास बात थी कि छोटा सा बालक बहुत ही वीर और साहसी था। साहसी मतलब बहादुर, बहुत ही वीर और बहुत ही बहादुर था। वो किसी से भी नहीं डरता था। और किससे खेलता था बताओ? शेर के बच्चों से खेलता था, शेर से खेलता था। और बच्चे यहाँ अभी छोटे छोटे बच्चे तो बैट बॉल से खेलते हैं ना, गुड्डे गुड़ियों से, वो शेर से खेलता था और जिद करता था, शेर के खोल के शेर के मुंह के दांत गिनता था। बताओ कितनी बहादुरी की बात है, कोई कर सकता है? और वो इतना सा बच्चा ऐसे करता था। और उसकी इतनी, मतलब इतने वीर और साहसी था वो, उसी के नाम पर आज भी हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम आज भारत है। और किसने ये नाटक लिखा था? कालिदास जी ने। और कालिदास जी राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में थे और ये नाटक उन्होंने, ये कहानी उन्होंने ही लिखी थी, जो आज भी हम लोग पढ़ते हैं। और पंचतंत्र की कहानियां सब लोग पढ़ते हो, आज भी पढ़ते हो। किसने लिखी है, कौन बताएगा? पंचतंत्र की कहानियां कौन? विष्णु, वेरी गुड, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कहानियों के जो लेखक थे विष्णु शर्मा, ये भी विक्रमादित्य के जमाने के थे। उन्होंने पंचतंत्र की कहानियां लिखी। और देखो कितने हजारों साल पुरानी कहानियां हैं और आज भी हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना? और इन्होंने, इनके जमाने में, अब ये तो इन्होंने कवि लेखकों के लिए, सबके लिए किया, कारीगरों के लिए किया, शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। उसके अलावा इनके राज्य में प्रजा कौन होती है? जो जनता होती है, जो लोग होते हैं उनके राज्य में रहते हैं, वो उनकी प्रजा होती है। प्रजा भी बहुत ज्यादा खुश थी। क्यों खुश थी बताओ? सब लोग वहां पर, उनके समय में सब लोग बहुत सुखी थे, सब लोगों के पास खूब पैसा था। और उन्होंने लोगों पर कर मतलब समझते हो? कर मतलब क्या होता है? कर, टैक्स समझते हो? टैक्स क्या समझते हो? जैसे मान, कर जो है उस समय लोगों पर कम थी, कर की दरें कम थी। कर बता दो कोई। नहीं बेटा, नहीं, बहुत कर। हाँ, कर, टैक्स, कर को इंग्लिश में टैक्स बोलते हैं, ये तो पता है। लेकिन ये बताओ, कर जो है ये होता है जिसको सरकार बनाती है ना? जैसे आपने महीने में 100 रुपए कमाए, जैसे आपने महीने में 100 रुपए कमाए, कहाँ से कमाए? सरकार से नहीं, अपने मेहनत की, है ना? कहीं पर भी, जहां पर भी लेकिन आप रह रहे हो, है ना, तो वहां पर सड़कें बनी, पानी मिला आपको, है? और ये जो जितनी भी सुविधाएं मिली, ये सरकार कैसे बनाएगी? सरकार को भी तो पैसा चाहिए ना, राजा को भी तो पैसा चाहिए, तो जनता से वो कर लेती हैं।
है ना, तब वो ये सारी सुविधाएं, अब सड़क बनी तभी तो आप उसमें साइकिल भी चला रहे हो, गाड़ी भी चला रहे हो, लेकिन सड़कें कैसे बनती हैं? जब सब जनता थोड़ा थोड़ा पैसा सरकार को देती है। तो जनता पैसा किस रूप में देती है सरकार को? कर के रूप में। जैसे अगर आपने 100 रुपए कमाया तो सरकार बोलती है कि उसमें से आप 10 रुपए हमको अपनी कमाई का दीजिए। ठीक है ना, आपने कमाया तो हमारी वजह से कमाया ना, है, तो आप हमें 10 रुपए दीजिए। तो ये 10 रुपए क्या हुआ? ये 10 रुपए उनके कर हुए, है ना। अब मान लो आपने कमाया 100 रुपए, तो 10 रुपए सरकार को देने में बुरा तो लगता है ना, हाय राम 10 रुपए दे दिए, 90 ही रुपए बचे, दुख लगता है, बुरा लगता है, अरे 100 ही रुपए मिल जाते। अब मान लो सरकार कह दे अच्छा आपने 100 रुपए कमाया, आपको 2 रुपए ही टैक्स देना है। अरे वाह, सरकार बहुत अच्छी है, इसने हमसे 2 ही रुपए ले रही है, तो खुशी होती है ना। तो इसको बोला कर, है ना। तो उस समय जनता के ऊपर कर बहुत कम था, समझ में आया, इसलिए लोग खुश रहते थे और चोरी डकैती बहुत ही कम थी। और कहा जाता है कि लोग अपने घरों में ताला भी नहीं लगाते थे। और एक चीज इनके राज्य में बहुत सबसे बड़ी हुई कि इनके समय में एक चीन यात्री फाइयान आए थे चीन से। राजा विक्रमादित्य के समय में चीन यात्री फाइयान आए थे, जो उस समय 6 साल तक हमारे देश में रहे या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य में रहे। और इन्होंने विक्रमादित्य के राज्य के बारे में बहुत सारी बातें लिखी, और जो इन्होंने लिखा उसी से ही, जो फाइयान ने लिखा उसी से ही हमको बहुत सारी जानकारी राजा विक्रमादित्य के बारे में पता चलती है। फाइयान ये आए थे चीन के यात्री और ये बहुत खुश थे राजा विक्रमादित्य से। इनको बहुत अच्छा लगा था कि ये बहुत अच्छे राजा हैं, और इनके समय को इनके समय को राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय को स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल मतलब बताओ? स्वर्ण मतलब सोना। वेरी गुड। स्वर्ण मतलब सोना और काल मतलब समय। स्वर्ण मतलब सोना और काल मतलब समय, कि सोने की तरह समय था। अब बताओ, सोने की तरह समय था क्या मतलब हुआ? कि बहुत सोने का समय था, सब लोग सोते रहते थे। हाँ नहीं, सोना जैसे चमकता हुआ सोना होता है ना, इतने अच्छे से राज्य किया उन्होंने कि हर चीज वहां पर चमक रही थी। क्या चीजें चमक रही थी? कारीगर चमक रहे थे, मूर्तिकार चमक रहे थे, लेखक चमक रहे थे, हाँ, और खुद राजा चमक रहे थे, अपनी सीमाएं वो बढ़ा रहे थे, है ना। स्वर्ण काल का चमकने का मतलब ये कि उनके समय पर हर तरीके के आदमी ने तरक्की करी, उन्नति करी, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो कारीगर हो, चाहे वो कवि हो, चाहे वो चित्रकार हो, चाहे वो लेखक हो, मजाक नहीं, चाहे वो लेखक हो, ठीक है, हाँ, हलवाई भी होते होंगे उस समय में, ऐसी क्या बात है, और चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो खगोल वैज्ञानिक हो, है ना। और आज भी हम उनका नाम लेते हैं, हमारे देश में उनके लिए बहुत ही जगह है, उनका बहुत नाम लिया जाता है, ठीक है।